नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्विज देख रहे हैं लगातार, अगला वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। हिमनद यानी कि ग्लेशियर और जो रिवर का स्रोत है वो ग्लेशियर, उसके रेफरेंस में कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे गलत है मंदाकिनी, यहाँ पे जो है ना मिलाम ग्लेशियर के बारे में जो कहा जा रहा है। तो मिलाम ग्लेशियर जो है ये, अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये उत्तराखंड में इसकी अवस्थिति है। ठीक, और हाइट जो है इसकी लगभग 2000 मीटर से ऊंची है। और अगर हम इसमें अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नदी का मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है, तो ये गौरी गंगा रिवर है। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे ठीक हैं। फिर से वही है हिमनद, और अब इसके स्थान के संदर्भ में गलत युग्म चुनना है। ठीक, तो जो जेमू है यहाँ पे डी विकल्प में। ठीक, इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये सिक्किम या नेपाल कह लीजिए। ठीक है, एसोसिएटेड एरिया। और इसका जो मतलब ये जो ग्लेशियर है इससे जो फेड होती है रिवर, ये आपकी तीस्ता। ठीक, अब देखें कई बार हिमनद जो है फेमस, जिनके मतलब पॉपुलर हैं और उनकी ये लंबाई लगभग पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसमें गलत को चुनना है। तो इसमें बस देखिए ये जानिए पहले इस पर, जैसे कि जो ये सियाचिन एरिया में है, बाल्टोरो, बियाफो, ये हिमालय की काराकोरम श्रेणियों के भाग हैं। इनके जो यहाँ पे लेंथ दे रखी है तीनों गलत है। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में कभी नहीं पूछते, बट स्टिल जैसे फेमस है थोड़े, तो जैसे अब ये हिस्पर है ये लगभग 49 किलोमीटर का है, बाल्टोरो जो है ये लगभग 67 किलोमीटर है, और ये आपका बियाफो भी 60+ है। तो तीनों गलत हैं इसमें, है ना। डिटेल में थोड़ा चाहे तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। अब इसमें देखें कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है, है ना। तो अभी जैसे हिस्पर की हमने बात की, बियाफो की, तो ये सब काराकोरम रेंज में और मोस्टली लद्दाख का रीजन है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, चांग कुमदान जो है ये भी वहीं लद्दाख में ही है। तो तीनों जो है नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, काराकोरम लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। इसमें देखिए तीन और ग्लेशियर हैं, रालम, सुंदर डोंगा और काफिनी। ठीक है, ये सब कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में या जो है यूटी में, तो उत्तराखंड इनकी लोकेशन होगी। अब यहाँ पे देखें जो नदियाँ लिखी हुई हैं कौन कौन सी, इंडस यानी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो स्वान, सुरु, शिगार ये सब इंडस की हैं। इसमें सुखनाग नहीं होगा। सुखनाग देखेंगे तो ये सबसे जो मेजर ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी झेलम की, ठीक है, उसकी है। तो 1, 2, 3 को चुनेंगे हम। आगे देखिए सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आपने सबने सुना या पढ़ा होगा। इसके बारे में सही कथन को चुनना है, देख लेते हैं। यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, चूंकि वो मोस्टली स्नो कवर्ड हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ करके जो हमारे बाकी एरियाज हैं अर्थ पे, उसमें देखेंगे तो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। ये ग्लेशियर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी हमने ऊपर ही बताया आपको कि काराकोरम रेंज में लद्दाख का हिस्सा हो गया है अब। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनने ये जब से भी ये दोनों बने हैं तब से। ठीक, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, तो जैसे अब इंडिया पाकिस्तान के वॉर के रेफरेंस में आपने इसको देखा ही होगा। ठीक है, तो जो है ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 1 और 3 को चुनेंगे। ठीक, आपसे क्वेश्चन है कि अब ये अगर गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है तो पहला कौन सा है, जरा कमेंट करिए। एक बेसिक सा फैक्ट कई बार पूछा जाता है कि वो जब भी कोई भूकंप आता है तो उसका जो ये परिमाण होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड, जैसे आप उसमें देखते हैं ना कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, आप अक्सर सुनते रहते होंगे। ठीक है, 10 से कम है या 5 से 7 के बीच में है। ठीक, तो ऐसी जो है आपका क्लासिफिकेशन इसकी है, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली ये भूकंपी तरंग के ये आयाम, ठीक है, इस पे आधारित होता है भूकंप किस मैग्नीट्यूड का होगा। अब देखिए अभी हमने बात की भूकंप की जो रिक्टर स्केल है, ठीक है, जो एक पैमाना होता है जिसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो उसमें विनाशकारी भूकंप कौन से होंगे जिसकी पैमाने पर तीव्रता
कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए रिक्टर स्केल में बेसिकली क्या है, जैसे देखें 1 से लेकर के 3 तक है ना, ये मतलब बहुत ही हल्का है मान लीजिए, ठीक है। फिर 3 से लेकर के 6 के जो बीच का रेंज है वो मीडियम टाइप के अर्थक्वेक हैं, ठीक। और 6 से 7 के बीच में जो है ना, वो भी एक प्रकार का ठीक ठाक तेज वाला है। बट जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिन भूकंप में होता है वो 7 से लेकर के है ना 7 या कह लीजिए 8, मतलब 7 से ज़्यादा ही कह लीजिए, है ना, जिसमें गंभीर जान माल का, जैसे गुजरात के आपने ये भूकंप देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 7 जो है इसको चुनेंगे। ज्योग्राफी में आपने किसी नदी है ना या कोई झील है, ठीक है, इस तरह की जो आकृतियां हैं या कोई धारा है मान लीजिए किसी नदी या उससे कट रही है, तो उसके रेफरेंस में जल निकासी पैटर्न यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है देखना है। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये पैटर्न एक विशेष जल निकासी बेसिन में धाराओं, नदियों या झीलों के द्वारा बनते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ पे नदी नाला या झील बहेगी वहीं पे तो ड्रेनेज पैटर्न बनेगा, वही होता है। और ड्रेनेज पैटर्न जो है ना स्थलाकृतियों के द्वारा शासित होते हैं, यानी कि जो लैंड की हम टोपोग्राफी पढ़ते हैं ना, कि हमारा जैसे जो लैंड एरिया फ्लैट है कि अंडुलेटेड प्लेन है या जैसे हिली टाइप का प्लेन है, तो वहाँ पे जो हमारा ये पैटर्न बनेगा ड्रेनेज पैटर्न, वो उसके इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो ये आपका पैटर्न है वो भूमि की स्थलाकृतियों के द्वारा शासित होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है ना, तो दोनों गलत नहीं है। अब इसी में देखिए, जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या गर्त में छोड़ती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के बनने वाले अपवाह प्रतिरूप को किसके रूप में जाना जाता है, ठीक। साइंस में आपने पढ़ा होगा आप केंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कहा गया ना कि किसी झील, मान लीजिए ये झील है, तो अब चारों दिशाओं से है ना पानी अगर इसमें आ रहा है, तो ऐसा जो अपवाह तंत्र बन रहा है कुछ इस प्रकार का, ये अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र है, ठीक है। ये सारे के सारे जो 4 ऑप्शन लिखे हैं ये सब होते हैं, इसको डिटेल में पढ़िएगा। अगर हम अपकेंद्रीय के उसकी एग्जांपल्स की बात कर लें, ठीक है, तो जैसे गुजरात में जैसे गिरनार पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उस पर कुछ अपकेंद्रीय ये आपका पैटर्न बनता है। इसके अलावा असम में जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मिकिर हिल्स और इधर ये जो गिरनार हिल्स हैं, ठीक है। देखिए एक जियोलॉजिस्ट थे कोपेन, ठीक है, तो इन्होंने जैसे क्लाइमेट के आधार पे एरियाज को कुछ कोड में बांटा है, ठीक है, जलवायु के आधार पे कह लीजिए। तो वही है यहाँ पे कि AMW जलवायु इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, भारत में, ठीक है। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कई बार आजकल UPPSC भी पूछ लेता है इसको, ठीक है। तो इसके जितने कोड हैं एक बार मोटा मोटा देख लीजिएगा। तो जैसे अब ये आपका AM होता है, ठीक है, AMW यहाँ पे पूछा ही गया है। इसके अलावा जैसे AS, BS, HW ऐसे कई सारे कोड होते हैं, देख लीजिएगा लिस्ट। AMW की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय टाइप की जो मानसून है, ठीक है, वैसे एरियाज को कोड करता है ये। तो इसमें हम जो ये कोंकण कोस्ट देखेंगे, ठीक है, मालाबार कोस्ट, और यहाँ पे इन विकल्पों में ये कौन सा इससे मिलेगा, फिर गोवा हो जाएगा इसका उत्तर, है ना, कोंकण कोस्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे है एग्जाम्पल। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप डिटेल में। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मॉनसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मॉनसून वन बेसिकली क्या होता है कि ऐसे समझिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है इनको ही यहाँ पे मॉनसून वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मतलब इस प्रकार के जो वन होते हैं इसमें पौधे अपनी जो पत्तियां हैं एक बार गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, और जब मॉनसून का सीजन होता है तो उसमें नई पत्तियां जो है ग्रो करती हैं, ठीक। तो ये इसकी विशेषता है, ऑप्शन सी। आगे देखें, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़ा क्षेत्र धारित करता है। तो पूरे मतलब जितना हमारा टेरिटोरियल एरिया है उसमें देखेंगे तो यही ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ना, इसके सबसे ज़्यादा एरिया है। यही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट 2 प्रकार से डिवाइड होता है, इसमें एक पहला ये हो गया, दूसरा है ये ड्राई डेसिडुअस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 3 प्रकार के वन लिखे हैं और इन वनों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी हाइट कहाँ तक ग्रो होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखेंगे सबसे ज़्यादा ऊंचे पौधे होते हैं, लगभग 45 से 55 मीटर तक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा शंकुधारी वन, तो इसमें जो ये आपके कैनोपी टाइप के जो होते हैं ना, कोनीफेरस प्लांट, है ना, तो उसमें ये हाइट जाती है जो मैक्सिमम लगभग 30 मीटर तक। और सबसे कम पर्णपाती वन डेसिडुअस में है, ये लगभग जो मैक्सिमम जाएगा 15 मीटर तक। तो 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा।
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख वृक्ष की प्रजाति है? ठीक है, सागौन यानी कि टीक, ये बेसिकली काफ़ी वैल्यूएबल है। ये फर्नीचर वगैरह जो बनता है काफ़ी ड्यूरेबल होता है इसका और महंगा बिकता है। ठीक, तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये इन पर्टिकुलर यहाँ पाए जाते हैं। इसमें देखें, समशीतोष्ण वन और घास के मैदान उच्च ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति को उत्पन्न करते हैं जो आमतौर पर समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर से अधिक है? तो यहाँ पे देखेंगे अल्पाइन जो वेजिटेशन है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया में है, जम्मू कश्मीर के रीजन में जो आप ये घास के मैदान वगैरह देखते हैं, तो यही इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। चूँकि थोड़ा एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो एक कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन होती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ग्रासलैंड और ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो है डेवलप करता है। ठीक, और इसकी जो हाइट होती है लगभग 3600 मीटर से ऊपर होती है। इन्हीं प्रकार के जो ये वेजिटेशन वाले एरिया हैं यहाँ पे देखेंगे तो एक दो कम्युनिटीज़ हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे ये गुज्जर नाम है और एक बकरवाल, इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। इसमें देखें, ये भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी के प्रकार हैं जो संबंधित राज्य और उनमें उगाई जाने वाली फसलों से मिलाई गई हैं। ठीक है, इस संबंध में सही जोड़ी को चुनें। तो देखिए यहाँ पे एक पेयर ये है, दूसरा ये है, देख लेते हैं। लाल मिट्टी के एरिया में, यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में, तो ये ठीक है। और इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं मुख्य रूप से, जैसे यहाँ पे बाजरा लिखा है तो बाजरा है, चावल और ये गेहूं भी हो जाता है, चना, ये सब इसकी प्रमुख फसलें हैं। बिल्कुल ठीक है ये वाला पेयर। ठीक है, लाल मिट्टी के एरिया में देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटका है ना, इधर के एरिया झारखंड, ओडिशा, ये सब में पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में ये पेयर गलत हो जाएगा। कपास इसमें उगता तो है परंतु ओडिशा गलत हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी के एरिया में अगर हम मेजर देखेंगे रीजन्स, तो ये इधर दक्कन प्लेटू वाला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका है ना, ये सब हो जाएंगे। कॉटन, ग्राउंड नट, ये सब जो है मुख्य फसल है इसकी। तो पहला पेयर हमारा सही है, दूसरा गलत है। भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभी ऊपर बताया आपको कि जो दक्कन प्लेटू का रीजन है, अभी हमने जो ऊपर भी बताया, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रेगुर सॉइल जिसको आप बोलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना को किस यहाँ पे वर्ष में या महीने में शुरू किया गया? तो जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी स्कीम। ठीक है, जितने 75 जिले हैं उसमें 75 प्रोडक्ट जो है डेजिग्नेट किए गए हैं, मतलब जिलेवार। देखिए फैक्ट है, 20वीं पशुधन जनगणना जो भी हमारे पास लेटेस्ट ये मतलब लाइव स्टॉक सेंसस का डेटा अवेलेबल है, तो उसके अनुसार भारत की पशुधन आबादी पिछली जो गणना हुई थी उसकी तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि उसमें हुई थी? ठीक है, जो कि 535 मिलियन से अधिक हो गई है टोटल हमारी लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है इंडिया में। ठीक, तो ये अभी वर्तमान डेटा है और पिछले डेटा से हमने जो इंक्रीज़ किया था 4.6%। ठीक, तो आपको जरा हमको ये बताना है कि जो हमारा लाइव स्टॉक सेंसस होता है कितने वर्षों पे होता है। ये पहले आपको बताया गया है, इसी सीरीज में भी बताया गया है। इसमें देखें 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य 67.8 मिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि अभी ये सेंसस हमें यूज़ करना है 1-2 साल आगे भी, तो इतने मिलियन पशुधन के साथ भारत में पहले स्थान पे है। तो लाइव स्टॉक, गाय भैंस, इतने भी ये सब जानवर हैं, इनकी कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 67.8 मिलियन उत्तर प्रदेश में। ठीक, और पहले स्थान पे है इसके साथ उत्तर प्रदेश। देखिए बर्थ रेट, जन्म दर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो अर्बनाइजेशन अगर होगा यानी शहरीकरण, तो जन्म दर को कम करने में मदद करता है, बिल्कुल ये ठीक बात है। कई सारे इसके पहलू हैं, जैसे अब एक छोटा सा देखें तो अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन में क्या है कि लोग जो है कई चीज़ों से सीखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे लोग अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है कम बच्चों को अपने मतलब परिवार में रखना चाहेंगे जिससे सबके ऊपर इक्वली ध्यान दिया जा सके। वहीं उसके विपरीत ग्रामीण एरिया में देखेंगे तो कई सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाने में जो है योगदान करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। और दूसरा है उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा लोग साक्षर होंगे उनको पता है ना कि ज़्यादा जनसंख्या होने से कितने सारे नुकसान हैं, तो वो उस स्थिति में अपने जो पॉपुलेशन है उसको कम पैदा करेंगे और ये जन्म दर जो है ये इसमें कंट्रोल रहेगी, लो रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप इसमें से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें सही है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है क्योंकि वैसे अभी आप सोचेंगे कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। ठीक है, बट यहाँ ग्रीनलैंड है नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा है बोर्नियो। विकल्प बी को चुनेंगे। इसका जो लगभग एरिया है दैट इज अराउंड 7,48,000 प्लस, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स। तो बी विकल्प इसमें करेक्ट है।
अब देखें सोकोट्रा द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला है कि यह अरब सागर में स्थित ओमान का एक द्वीप है, तो ये कथन गलत है। इसकी लोकेशन जो अगर हम देखेंगे तो ये यमन के अधिकार क्षेत्र में आता है और इंडियन ओशन का जो ये एरिया है, ठीक। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा ठीक है। इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। दो स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह के समूह को मेलेनेशिया कह के संबोधित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और देखेंगे इधर ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो एरिया है, छोटा सा आइलैंड है फिजी, ठीक है। तो ये मेलेनेशिया एरिया के पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी सुआ है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। निम्नलिखित देशों में से सबसे ज्यादा संख्या में जो है झील कहाँ पे स्थित है, ये फिनलैंड में है ना, यूरोप। इसमें देखें गलत कथन को चुनना है, गलत या सही बहुत ध्यान से देखा करिए प्लीज। बैकाल झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। बैकाल झील जो रशिया में आप देखते हैं, ये सबसे पहली मतलब सबसे बड़ी गहरी झील है, ठीक है। और अगर सेकंड की बात करें तो ये वो है टंगानिका, ठीक। और दूसरा है कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा घिरा हुआ अंतर्देशीय निकाय है, ठीक है। मतलब ये इनलैंड वाटर बॉडी है विश्व में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। देखिए इसको मैप में, जैसे बैकाल लेक हमने बताया, टंगानिका और ये जैसे कैस्पियन सी, इन सबको एरिया देखा करिए और इनके आसपास के जो देश हैं इसको देखा करिए। ये यूपीपीएससी आयोग इससे मतलब क्वेश्चन पूछता है, ठीक। आगे है लाडोगा झील इनमें से किस महाद्वीप की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फ्रेश वाटर लेक जो है रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखेंगे तो यूरोप का हिस्सा है ये, ठीक है। यूरोप की सबसे जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। मैप में प्लीज लोकेट कीजिए इन चीज़ों को। अब यूएस में देखेंगे सू कैनाल है, ठीक है। तो इससे निम्नलिखित में से किससे जुड़ती है, किन दो जो ये झीलें हैं, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन, ठीक। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में कील नहर जो है इसकी लोकेशन पूछी जा रही है। ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बंदरगाहों के बीच स्थित है ना, लोकेशन वाइज देखिएगा। और ये पार्ट है किसका, जर्मनी का। इन विकल्पों में देखिए भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो विकल्प में ऑप्शन लिखे हैं उनमें से ही बताना है। इन सब में सिक्किम में है, नॉर्दर्न सिक्किम में, ये डी विकल्प में त्सो लामो ये सबसे ऊंची झील है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये लगभग 5300 प्लस मीटर्स की जो है इसकी एलिवेशन है। आगे देखें पौधों की संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, किस इसमें से क्राइटेरिया जो है, तो मतलब जितने भी पौधे हैं संख्यात्मक रूप से उनका जो वर्गीकरण किया गया है, तो जो भी पौधा है उसमें जो ऑब्जर्वेबल जो कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक हैं सी विकल्प में है ना, पौधा कैसा दिखता है, क्या उसका मतलब पत्ती, तना या जड़ें कैसी हैं, ये मुख्य रूप से ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखें पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम जो है, जैसे ह्यूमंस किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में, तो प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से जलीय प्रजाति हैं इसमें से, ठीक है। टोटल एक्वाटिक है ना इंडिविजुअल हैं, तो ये है शैवाल, एल्गी। आगे देखें पौधे का कौन सा भाग हमको केसर देता है, ठीक है। सैफ्रॉन की अगर हम बात करें तो सैफ्रॉन के जो पेड़ होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसमें जो फूल होता है इसमें, तो उसमें जो स्टिग्मा पाए जाते हैं, ठीक है, उससे मिलता है केसर। एक बार सर्च करके देखिएगा इसको। इसमें देखें सही कथन को चुनना है। हल्दी जो होती है हमारे आपके घरों में खाने में प्रयुक्त होती है, टर्मरिक, तो ये हल्दी का जो पौधा होगा उसकी जड़ों से प्राप्त होती है, तो ये गलत है, तने से प्राप्त होती है, ठीक है, स्टेम। और हल्दी को करकुमा लोंगा है ना इस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो जो हल्दी का पेड़ होता है कह लीजिए उसका नाम क्या है, करकुमा लोंगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, पहला गलत है। इसमें देखिए कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, ठीक है, सॉलिड यूरिन। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि यूरिन जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंगारू चूहा, ठीक, ये बेसिकली डेजर्ट टाइप के रीजन में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो ये स्वेट ग्लैंड होते हैं ना, पसीने वाली ग्रंथियाँ, इनकी अनुपस्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो इसका सॉलिड है वो मतलब यूरिन जो है वो सॉलिड फॉर्म में आता है।
आगे देखें, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा पदार्थ है इसमें से, ठीक है। तो हमारे आसपास का जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है जहां हम आप रहते हैं, तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, सेलुलोज। आगे देखें, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो अभी जैसे आप कभी अपने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी तो एटीपी, अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो एटीपी के बारे में पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी होता क्या है, तो इसे बेसिक रूप में अगर जानिए तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रोवाइड करता है क्या, एनर्जी, ठीक है। मुख्य रूप से जो जितने भी ये लिविंग सेल्स हैं उसके जो प्रोसेसेस हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन इसकी ध्यान है, थोड़ा डिटेल में चाहें तो पढ़ लीजिएगा। आगे देखें, पृथ्वी की सतह से फेंके गए पिंड के लिए पलायन वेग कितना होता है। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पार कर जाए कोई ऑब्जेक्ट, है ना, तो उतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो ये जैसे उसमें आपने इसकी वैल्यू के टर्म में इसको पढ़ा होगा शायद 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक। और यहाँ पे जैसे इन्होंने फॉर्मूला पूछा है तो ये भी एज अ फैक्ट याद कर लीजिएगा, आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम है नहीं तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। √2 gr, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आगे देख लेंगे अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। जो इतने प्रकार के ये मेजरिंग मीटर्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी लिस्ट पूरी जानना जरूरी है, ये पूछा जाता है आपसे यूपीपीएससी के द्वारा लगभग हर एग्जाम में। तो इसमें से देखेंगे, इसमें से किस मीटर का उपयोग जो भी पाइप्स होती हैं हमारी उसके माध्यम से अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उस प्रवाह की दर को मापने के लिए, है ना, क्या रेट ऑफ फ्लो है, उसकी वैल्यू क्या है ना, तेज है, कम है, या जो रिक्वायर्ड है वो है, उसके लिए यूज़ किया जाता है वेंचुरी मीटर। यूनिट्स का भी चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो ये होती है वोल्ट। आगे है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है। एसआई यूनिट में यहाँ पे जो दो ऑप्शन लिखे हैं ये दोनों ही होते हैं, न्यूटन प्रति मीटर और जूल प्रति ये मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन को चुनेंगे। आगे देखिए, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम आपने देखा होगा फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा तो बेसिकली इस यूनिट में क्या मापा जाता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स, ऑप्शन सी। इसमें देखें, सही कथन को चुनना है। हमारे एनिमल सेल में, है ना, सेंट्रोसोम नाम का ऑर्गन पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका मुख्य रूप से जो कार्य है कोशिका विभाजन, यानी जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उसको डिवीजन में कार्य करता है। तो सेंट्रोसोम के यूजेस के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे बोथ को चुनेंगे। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी हम समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ जो हमने स्पेशली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो मैप में लोकेट कीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करिए। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।